Hello, students. How are you doing? Let's discuss today's session, which is based on kingdom Protozoa, or you can say on Protozoa. Protozoa word is plural. The singular is Protozoan. सिंगुलर क्या होता है? प्रोटोजोआन. हमने जो अमीबा पैरामीशियम पढ़े हैं, दे आर कैटेगराइज एज प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ का मतलब होता है प्रिमिटिव एनिमल. क्या होता है? प्रिमिटिव एनिमल. प्रिमिटिव मतलब प्राचीन, ठीक है, पुराना एनिमल. दे आर सिंगल सेल्ड एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है. यानी कि एनिमल लाइक जो भी ऑर्गेनिज्म हमें सबसे पहली बार मिले थे, दे वर प्रोटोजोआ. वो क्या थे? प्रोटोजोआ. they are eukaryotes. They are eukaryotes means they have well defined nucleus. यानी उनकी सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? वेल डिफाइंड होता है. दे आर हेट्रोट्रॉपिक. ये कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं एक्सेप्ट यूग्लिना. यूग्लिना एक ऐसा प्रोटोजोआ है जिसके पास क्लोरोफिल होता है, तो इट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, सो इट इज ऑटोट्रॉपिक एक्सेप्ट यूग्लिना. ऑल द प्रोटोजोआ आर heterotropic. Okay, the study of protozoa is known as protozoology. It is known as protozoology. आगे बढ़ते हैं. प्रोटोजोआ हम बहुत सारे आज तक पढ़ चुके हैं, हमने उनके नाम सुने हैं, जैसे कि पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, ठीक है. हम आज और भी ढेर सारे नाम सुनेंगे प्रोटोजोआस के, क्या क्या होते हैं. लेकिन देयर आर 3 बेसिक एंड वेरी फेमस protozoa which are paramecium, amoeba and euglena. Occurrence means where we can found the protozoa. As I have discussed you, all the microbes are found everywhere, means they are found in land, they are found in water, air, everywhere, but स्पेशली प्रोटोजोआ आर फाउंड इन मॉइस्ट हैबिटेट. अधिकतर कहाँ पाया जाएगा? मॉइस्ट हैबिटेट में, जहाँ पर नमी रहती है, ऐसी जगह पर ज़्यादा रहेगा. फ्रेश वाटर में भी हो सकता है, मेरीन एनवायरनमेंट यानी समुद्र में भी हो सकता है. टेरेस्ट्रियल स्पीसी इनहिबिट इन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. इनहेबिटेड मतलब का मतलब हैबिटेट. टेरेस्ट्रियल जितना भी प्रोटोजोआ है वो कहाँ पाया जाता है? डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर. यानी कैसा हो सकता है? सेप्रोट्रॉपिक भी हो सकता है. क्या होता है ये? सेप्रोट्रॉपिक होता है, ठीक है. सेप्रोट्रॉफ्स हो सकते हैं. सम प्रोटोजोआ आर पैरासाइट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, मीन्स कि दे आर पैरासाइट. ये पैरासाइट भी होते हैं, दूसरे एनिमल पे भी पाए जाते हैं, तो पैरासाइटिक भी होता है, ठीक है. तो ये लगभग हर जगह पाया जा रहा है. पानी में पाया जाता है, ज़मीन पे पाया जा रहा है, किसी एनिमल की बॉडी पे पाया जा रहा है, प्लांट की बॉडी पे पाया जा रहा है. तो हम यही तो कह सकते हैं कि दे आर एवरीवेयर. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोजोआ. अब प्रोटोजोआ दिखता कैसा है, उसके स्ट्रक्चर को अगर हम सेल के लेवल से पढ़ें तो क्या होता है? सबसे पहले सेल वॉल नहीं होती इसमें सेल वॉल नहीं होती, लैक्स सेल वॉल. शेप डिटरमाइंड बाय मटेरियल बेंच प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीन्स बिकॉज इट इज अ एनिमल सेल. I already in the starting I told you that it is a animal like organism, तो its cell resembles to animal cell. इसकी सेल किसकी तरह होगी? एनिमल सेल की तरह. तो इसका स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कौन डिसाइड करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो अगला टॉपिक हमारा क्या होता है? वो होता है साइटोप्लाज्म. होता है ना, साइटोप्लाज्म. तो इसके साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में क्या क्या आता है? इसके मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है. आपने पढ़ा है कि इट इज़ यूकैरियोट, तो इट मस्ट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, तो इट हैव मेम्ब्रेन बाइंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कौन कौन से होते हैं? जैसे गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, आपके ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. वैसे क्लोरोप्लास्ट भी होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया नहीं जाता, तो ये क्या हो गया आपका? क्लोरोप्लास्ट. फोटोसिंथेटिक क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है. हैव स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर मूवमेंट. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, जो भूलने वाली नहीं है, कि जितने भी ये प्रोटोजोआ हैं, ठीक है, दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर्स फॉर मूवमेंट. चलने फिरने के लिए, यहाँ तक कि अपना जो प्रे होता है उसको कैच करने के लिए भी ये इन स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं. और आगे चल के आप पढ़ोगे कि यही स्ट्रक्चर बेस होते हैं इनके क्लासिफिकेशन का. आगे चल के आप जो प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, दैट
will be based on their structures of movement। मैंने आपको ये पार्ट्स देखो डायग्राम पहले दिखाया था, उसमें सीलिया, फ्लैजिला और स्यूडोपोडिया, इनके अकॉर्डिंग ही ये सारे के सारे चलते फिरते हैं और अपना प्रे कैच करते हैं। जैसे आपको याद होगा ये अमीबा हमने पढ़ा हुआ है क्लास 7th में। अमीबा क्या होता है, स्यूडोपोडिया की हेल्प से चलता है और अपने प्रे को कैच करता है। सेम एज पैरामीशियम भी यही करता है। पैरामीशियम भी चलने फिरने और अपना प्रे कैच करने में सीलिया की हेल्प लेता है। यूग्लिना चलने फिरने के लिए फ्लैजिला, ठीक है, इसकी हेल्प लेता है। आगे बढ़ते हैं। देयर ऑर्गेनल्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर फीडिंग, रिप्रोडक्शन एंड मूवमेंट। एज आई टोल्ड यू कि इनके ऑर्गेनल्स स्पेशली जो लोकोमोशन के लिए होते हैं वो फीडिंग मतलब कि कैचिंग प्रे। फीडिंग का क्या मतलब होता है, प्रे कैच करना है ना, खाना, ईटिंग। फीडिंग का मतलब ईटिंग से है, ठीक है, ईटिंग। रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है ये सबसे खास बात होती है। देखो जनरली क्या होती है, जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इनका साइटोप्लाज्म दो टाइप से डिवाइडेड होता है। इनका साइटोप्लाज्म की जो बाहर की लेयर होती है उसे हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म, और जो अंदर की लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्म, ठीक है। यहाँ पर क्या है, साइटोप्लाज्म की दो लेयर हैं। वैसे जनरली हमने किसकी, मेम्ब्रेन्स जो होती हैं उनकी लेयर पढ़ी है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, लेकिन यहाँ पर साइटोप्लाज्म की लेयर है। जैसे डायग्राम को देखें अगर हम प्रोटोजोआ के, जैसे कि हमारा ये एक अमीबा है, ये क्या है, एक अमीबा की सेल है हमारी, ये हमारी अमीबिक सेल है, एक अमीबा है हमारा। तो जो अमीबा है आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, इसका जो साइटोप्लाज्म है इट इज़ एंडो एंड एक्टो। एक्टो ये बाहर की लेयर है, ये दिख रही है बाहर की लेयर, एंडो मतलब अंदर की लेयर हो गई ना। न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, फूड वैक्यूल होते हैं, एंडोप्लाज्मिक फ्लो मतलब कि जो भी कुछ फूड होता है ये कैच करने के लिए देखो स्यूडोपॉड का यूज़ कर रहा है। जो फूड प्रिपेयर होता है उसके डाइजेशन के बाद जो कुछ बचता है उसे बाहर निकाल देता है ये बॉडी से। ये हम पूरा का पूरा प्रोसेस क्लास 7th में पढ़ चुके हैं, दैट इज नोन एज फैगोसाइटोसिस, इसे हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जनरली क्या होती है, प्लाज्मा डिवाइड होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिवाइड होती है, लेकिन यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइडेड है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लोकोमोशन के लिए जो ऑर्गेनल है मैंने आपको पहले ही बताया, दे आर सीलिया, फ्लैजिला एंड स्यूडोपोडिया, तो ये याद रखिएगा। अब ये मूविंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मैंने आपके लिए देखिए ये रखे हुए हैं, जैसे कि फ्लैजिला, ये लॉन्ग टेल होती है जिसकी हेल्प से ये चलता है। सीलिया न्यूमेरस शॉर्ट हेयर होते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अमीबा में स्यूडोपॉड होते हैं, ये एरो जो बने हुए हैं ये क्या है, स्यूडोपॉड्स बता रहे हैं आपको, ठीक है, दे आर मूवमेंट स्ट्रक्चर्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो यूग्लिना, आई टोल्ड यू दैट यूग्लिना कंटेन्स क्लोरोफिल, सो इट परफॉर्म photosynthesis, so one of the protozoa is autotrophic. Holozoic means it engulfs his whole food। जैसे अमीबा आपने पढ़ा था, पैरामीशियम पढ़ा था, ये क्या करते हैं, होल फूड को इनगल्फ कर लेते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप होते हैं, यू हैव डिस्कस्ड इन क्लास 7th, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन, ये होते हैं ना टर्म्स। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है इनका। सेप्रोट्रॉपिक भी होता है, मतलब जैसे अमीबा हिस्टोलिटिका होता है, ग्रेटियम नाम के ये जो आपके प्रोटोजोआ होते हैं, ये प्रोटोजोआ क्या होते हैं, डेड डिकेइंग मैटर्स के ऊपर रहते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। प्लाज्मोडियम ये मलेरिया कॉज करता है, क्या कॉज करता है, मलेरिया। ये एंटमीबा, जो एंटमीबा होता है ये डाइसेंट्री कॉज करता है, डाइसेंट्री, ठीक है, ये बीमारियां होती हैं। ये क्या होते हैं, एनिमल की बॉडी में रहते हैं और उनसे अपना फूड लेते हैं, यानी होस्ट प्लांट बॉडी एनिमल बॉडी में रह के उनसे अपना फूड लेते हैं, ठीक है। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी होता है इनका। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्रोटोजोआ है बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके पास दोनों टाइप का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअली ये मेनली बाइनरी और मल्टीपल फिजन के थ्रू ब्रेक होता है। देखो फिजन का मतलब होता है न्यूक्लियस का टूटना, फिजन मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस का टूटना। अभी हम लोग इस टॉपिक को चूँकि आगे चल के जब रिप्रोडक्शन चैप्टर आएगा उसमें ही पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ नहीं दी है, केवल इनका नाम दिया है। फिजन का मतलब होता है टूटना,
ठीक है। बाइनरी का मतलब होता है टू, बाइनरी हमने पढ़ा है ना कंप्यूटर में, बाइनरी का मतलब टू, यानी एक पेरेंट न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में टूट जाए तो बाइनरी फिजन, एक पेरेंट न्यूक्लियस मल्टीपल न्यूक्लियस में टूट जाए तो मल्टीपल फिजन। ठीक है, जैसे अभी बताता हूँ आपको मैं, पेरेंट सेल दिखाई जा रही है, ये आप देख सकते हो, ये क्या है, एक पेरेंट सेल है जो कितने में, इनका न्यूक्लियस क्या हुआ, देखो दो में टूट गया न्यूक्लियस, और उसके बाद ये दोनों ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, बिल्कुल स्प्लिट हो गए, तो दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। इसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन, जहाँ पर एक पेरेंट दो न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। अब क्या होता है, कभी कभी यही प्रोसेस मल्टीपल फिजन होती है, क्या होती है, मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन होती है। उसमें क्या होता है, देखो एक न्यूक्लियस है, ये ढेर सारे न्यूक्लियस में स्प्लिट होने लगता है, और फिर ये ढेर सारे न्यूक्लियस अलग अलग डॉटर सेल में, बहुत सारी सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो ये मल्टीपल फिजन होता है। देखो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन अलग अलग कंडीशन में होता है, जब कंडीशन अनफेवरेबल हो, कैसी हो, अनफेवरेबल, ठीक है, अनफेवरेबल हो तो क्या होता है, मल्टीपल फिजन, यानी कि एक अमीबा या एक पैरामीशियम जो होगा वो कई सारे में स्प्लिट हो जाएगा, और जब फेवरेबल होंगी तो दो में होगा। नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट वाई, कि जब फेवरेबल होगी तो कम में क्यों होगा और जब अनफेवरेबल होगी तो ज़्यादा क्यों होगा। तो रीज़न इज़ दैट, देखो जितना अच्छा चांस है आपके ग्रो करने का, ठीक है, यानी कि अगर एनिमल क्या है, उसे पता है कि जो मेरे बच्चे ये प्रोड्यूस हुए हैं ये यहाँ आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, तो वो क्या करता है, दो बच्चों में स्प्लिट करता है, क्योंकि वहाँ चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो कम में रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, लेकिन अगर एनिमल के सर्वाइवल के चांस बहुत कम है तो वो क्या होता है, ज़्यादा बच्चे पैदा करता है। कितने बच्चे पैदा करेगा, 10, 20, 50, जैसे मच्छर होते हैं, आपने देखा है कई एनिमल्स जो बहुत नंबर्स में अंडे देते हैं या बहुत नंबर्स में बच्चों को पैदा करते हैं, तो उसका रीज़न क्या होता है, कंडीशंस फेवरेबल अनफेवरेबल होना। ठीक है, एक साथ कई सारे बच्चे पैदा होने का मतलब, एनिमल्स की बात कर रहे हैं हम, स्पेशली माइक्रोब्स में, वो माइक्रोब्स में क्या होता है, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशन। माइक्रोब जब बहुत सारे बच्चे पैदा कर रहे हैं, बहुत सारी सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो द कंडीशन विल बी अनफेवरेबल। कंडीशन कैसी होगी, अनफेवरेबल होगी, ये याद रखने की बात है एक। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज यू हैव लर्नड इन क्लास 7th, सेक्सुअल मीन्स जहाँ पर दो गैमीट जो होते हैं, मेल एंड फीमेल, ये आपस में जुड़ते हैं। अब जो सेल है वहाँ पर क्या है, कोई मेल फीमेल तो है नहीं, क्योंकि यूनिसेलुलर है, उसमें कोई मेल अमीबा फीमेल अमीबा जैसा कुछ भी नहीं है ना। तो क्या होता है, सेल के न्यूक्लियस होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, दो सेल के न्यूक्लियस आपस में रिएक्ट करते हैं, वो न्यूक्लियस आपस में अगर जुड़ जाएं तो दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। क्या हो जाए, जुड़ जाएं तो फ्यूजन। अगर वो दो सेल्स अपना न्यूक्लियर मटेरियल एक्सचेंज करें तो दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। ये सिंगैमी है। यहाँ पर क्या है, देखो ये आपको जो दिख रहा है ना, ये यूग्लिना, दिस इज अ यूग्लिना, इसमें देखो इसका ये एक न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, इनके न्यूक्लियस क्या हुए, आपस में फ्यूज हो गए, ये एक न्यूक्लियस बन गया ना। तो ये क्या कहलाया, सिंगैमी कहलाया या सेक्सुअल फ्यूजन कहलाया, इसमें न्यूक्लियस ऐड हो गए। ठीक है, इसमें क्या होगा, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस है। ठीक है, ये शॉर्ट में याद रखने के लिए है आपके लिए, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होगा तो सिंगैमी कहलाएगा। अगला क्या होता है, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। यहाँ क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। जब न्यूक्लियर मटेरियल का एक्सचेंज करके ऑर्गेनिज्म जुड़ती हैं, ठीक है, और नई ऑर्गेनिज्म बनती हैं, तो हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल जब होता है तो क्या होता है, कॉन्जुगेशन। और जब न्यूक्लियस जुड़ते हैं तो क्या होता है, फ्यूजन। ठीक है, क्लियर हो रही है बात सबको, न्यूक्लियस के जुड़ने से क्या हुआ, फ्यूजन। फ्यूजन मतलब जुड़ना। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, हमने न्यूक्लियर मटेरियल को क्या किया है, एक्सचेंज कर लिया है। ठीक है, वैसे प्रोसेस और भी थोड़ी लंबी है, तो हमें उसे बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए आगे टाइम मिलेगा तो हम उसे आपको बताएंगे। और यहाँ पे कॉन्जुगेशन में स्पेलिंग रॉन्ग लिख गई है, इसे आप सही कर लीजिए, दैट इज़
conjugation. This is conjugation, not conjugation. The spelling will be this conjugation, not this will be J-U-G-A-T-I-O-N, conjugation. Okay, sometimes the software already present in the typing or the keyboard, it already changed the spelling, so sometimes it spelling becomes wrong. So conjugation CONJUGATION, ठीक है, conjugation. आगे बढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ प्रोटोजोआ. तो प्रोटोजोआ का एडवांटेज क्या होता है? प्रोटोजोआ सर्व्स एज फूड फॉर मैनी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये क्या होता है? एक्वेटिक एनिमल्स के लिए फूड होता है, स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स के लिए. ठीक है, जैसे जू प्लैंकटन. जू प्लैंकटन एक टाइप के प्रोटोजोआ हैं जो क्या होते हैं? एनिमल्स के लिए खाना होते हैं, यानी फूड चेन में एक रोल प्ले करते हैं. दे आर द अल्टीमेट डिकम्पोजर इन दी नेचर. ये क्या करते हैं? अल्टीमेट डिकम्पोजर होते हैं. तो डिकम्पोजर होने का फ़ायदा क्या होता है? दे क्लीन्स इन्वायरमेंट. ये इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, डेड डिकेइंग मैटर को ख़त्म करते हैं. यूज़फुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज. ये सीवेज ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं. प्रोटोजोआ जो होता है वो सीवेज ट्रीटमेंट में भी हेल्प करते हैं. सम प्रोटोजोआ लिव इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड हेल्प देम. कुछ प्रोटोजोआ क्या होते हैं? दूसरे एनिमल्स में रह के उनकी हेल्प करते हैं. जैसे आपने 7th में रूमिनेंट्स पढ़े थे. ठीक है, क्या पढ़े थे? रूमिनेंट्स. तो जो रूमिनेंट्स थे आपने पढ़ा था, उनके र्यूमेन में बहुत सारा प्रोटोजोआ होता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है. किसे डाइजेस्ट करता है? सेलुलोज को. ऐसे ही एक ऑर्गेनिज्म होता है टर्माइट. ठीक है, वो क्या करता है? जो भी खाता है उसका भी सेलुलोज कौन डाइजेस्ट करता है? टर्माइट. क्या होता है? दीमक, लकड़ी में जो लग जाता है ना, ये लकड़ी खाता है. तो लकड़ी में क्या होता है? सेलुलोज. अब सेलुलोज तो वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता. कोई भी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म सेलुलोज आसानी से नहीं डाइजेस्ट कर सकता. कोई एनिमल सेलुलोज आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर सकता. तो उसके लिए क्या होते हैं? प्रोटोजोआ होते हैं. अब टर्माइट की बॉडी में प्रोटोजोआ एज अ कह सकते हो ना गेस्ट रहता है. पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करता है, एज अ गेस्ट रहता है. तो जब वो गेस्ट रहता है उसकी बॉडी में, तो बदले में क्या करके देता है उसे? टर्माइट की बॉडी में जो सेलुलोज इकट्ठा है उसको वो डाइजेस्ट कर देता है. ठीक है, उसे कार्बोहाइड्रेट में डिवाइड कर देता है या ब्रेक कर देता है. और कार्बोहाइड्रेट, यू नो दैट एवरी एनिमल कैन ईजिली डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट. तो टर्माइट हो गया या र्यूमिनेंट की बॉडी में जो प्रोटोजोआ होते हैं वो क्या करते हैं? फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. तो ये दीज आर दी एडवांटेजेस. अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो प्रोटोजोआ क्या होते हैं? स्पेशली ये मॉइस्ट जगहों पे पाए जाते हैं. तो अगर मॉइस्चर आपके फूड में आ गया या वाटर में, तो ऑलरेडी मॉइस्चर होता ही है, फूड में आपको फूड को ख़राब कर सकता है. इट कैन कंटामिनेट योर फूड. सॉरी. एंड इन वाटर बॉडी इफ प्रोटोजोआ इज फाउंड इन लार्ज अमाउंट तो इट कैन कॉज डिजीजेस. बहुत सारी बीमारियां कॉज करता है, जैसे एमीबिक डायसेंट्री, मलेरिया, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस. ये बीमारियां प्रोटोजोआ पैदा करता है. मैंने आपको प्रोटोजोआ के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी, आप इसे पढ़िए. अगर कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो प्लीज़ मुझसे पूछिए. कोई स्टूडेंट अभी तक मुझसे कुछ भी नहीं पूछा है. यू आर जस्ट राइटिंग डाउन योर वर्क, यू आर नॉट आस्किंग योर क्वेरीज. प्लीज़ आस्क योर क्वेरीज ऑल्सो. अगर आपको नहीं समझ में आ रही कोई बात तो पूछिए मुझसे. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर द लिसनिंग today's session.